नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी ज्ञान पर। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को जल चक्र के बारे में। जल चक्र क्या है, जल चक्र कैसे चलता है, पृथ्वी पर कैसे सक्रिय है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, यहाँ पर हमारा सूर्य है जो सीधे आसमान में चमकता रहता है, और यहाँ पर ये महासागर है, ये पूरा महाद्वीप है। यहाँ पर वनस्पतियाँ लगी हुई हैं, और ये छोटे छोटे यहाँ पर तालाब है और झीलें हैं, नदियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के सारे संसाधन हैं इसमें जो कि जल चक्र को सक्रिय करते हैं। सबसे पहले सूर्य है। सूर्य की क्या होती है, सूर्य की ऊष्मा जल पर प्राप्त होती है, और जल क्या होता है, जल गर्म होता है। जल के गर्म होने से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, और वो जल वाष्पित होकर क्या होता है, ऊपर उठता है। ऊपर भारी मात्रा में जल वाष्प ऊपर जब उठती है तो हवा का रूप लेती है, काफ़ी ज़्यादा भयंकर हवा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। छोटा सा बर्तन तो है नहीं जिसमें से थोड़ा सा गर्म हुआ पता नहीं चला कहाँ गया, लेकिन ये महासागर है, ये ज़्यादा गर्म होगा तो बहुत मात्रा में इसमें से भाप निकलेगी, वही वाष्पीकरण ऊपर उठता है, और ऊपर वायुमंडल में बढ़ता है। वायुमंडल में क्या होता है, धीरे धीरे वो ठंडा होता है। ये जो वाष्प होती है ये समझो कि पूरी तरह से आर्द्र वायु होती है, पूरी तरह से जल वाष्प है जो कि ठंडी होने के बाद पानी का रूप ले लेगी। तो ये क्या होती है, महासागर से ऊपर की तरफ उठती है, और फिर क्या होती है, महाद्वीपों की ओर, आर्द्र पवन का महाद्वीपों की ओर गमन होता है, इधर महाद्वीपों की तरफ आती है। फिर महाद्वीपों की तरफ आने के बाद क्या होता है, संघनन हो जाता है। संघनन कैसे होता है, जब ज़्यादा हवाएँ, कोई हवाएँ जब ज़्यादा ऊपर उठती हैं तो क्या होता है, ऊपर उठने पर जो सामान्य ताप पतंदर है वो काम करता है। सामान्य ताप पतंदर कैसे काम करता है, प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। फिर उसके बाद देखिए हम, ये हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे संघनित होती है, ठंडी होती है। संघनन के बाद बादल बनता है। हाँ, संघनन के बाद बादल बनता है, बादल बनना भी एक संघनन है। संघनन बादल कैसे बनते हैं, बहुत छोटे छोटे जो ये हवा होती है, जब वो संघनित होती है तो बहुत सारे असंख्य जल सीकर जो बादल बनते हैं वो कई जल सीकरों से मिलकर बनते हैं, एक बूंद बनती है, और उस एक छोटी सी नन्ही बूंद से बादल बनते हैं। बहुत सारे बूंदों के मिलने के बाद रुइनुमा, देखो किस प्रकार से ऐसे बादल बनते हैं। तो सब संघनन का परिणाम है, बिना संघनन के बादल नहीं बनते। तो क्या होता है, ये संघनन बन के काफ़ी छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो कि लटकी रह जाती हैं, आपस में नहीं छूट पाती हैं। तो संघनन क्रिया होती है। फिर उसके बाद ये जब बादल बनता है, बादल थोड़ा थोड़ा महाद्वीप की तरफ और खसकता है और ठंडा होता है। जब कोई हवा आती है, लगती है ठंडी हवा, तो क्या होता है, वो संघनन की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। और संघनन की प्रक्रिया तेज होने पर क्या होती है, वो बूंद जल सीकर जो होते हैं वो आपस में मिलने के बाद और ठंडे होते हैं, और ठंडे होने के बाद क्या होता है, बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद तुरंत ही बारिश शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से महासागर से जल गर्म हुआ, जल गर्म होने के बाद इधर हवा वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण की हवा जो वाष्प थी वो महाद्वीपों की तरफ बढ़ी, फिर संघनन हुआ, संघनन से बादल बने, और फिर बादलों का संघनन हुआ तब बारिश हुई। अब ये जल यहाँ से उठा था भाप के रूप में, और यहाँ पर बारिश के रूप में प्राप्त हुआ। अब बारिश हुई, फिर क्या हुआ, बारिश जब हो रही होती है तब भी सूर्य निकला रहता है। तो क्या होता है, बारिश से भी निकला हो या ना निकला हो, फिर भी बारिश से जब बारिश होती है तो छोटी छोटी बूंदें बहुत ही महीन कणों में टूट जाती हैं। इससे क्या होता है, वो हवा में ही वाष्पीकरण हो जाती है, वर्षा से ही वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है पानी का। फिर जल जब वाष्पीकरण यहाँ से वर्षा से होना शुरू होता है, फिर उसके बाद वनस्पतियों पे आता है। तो वनस्पतियाँ क्या करती हैं, वनस्पतियों पर जैसे पेड़ के पत्तों पे गिरा तो पेड़ के पत्ते कुछ तो वाष्पोत्सर्जन में पानी का प्रयोग कर लेंगे, और बाकी जो बचा होगा वो क्या होगा, इस पर पत्तों पर पड़ा हुआ होगा, उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो क्या होगा, वो भी वाष्पीकृत हो जाएगा, ये भी वाष्पीकृत हो जाएगा। फिर इसके बाद जो जल बचा हुआ होता है वो क्या होता है, महाद्वीप की ढलानों से नीचे आता है। ये रन ऑफ वाटर है, मतलब बहता हुआ जल है, यहाँ नीचे आता है। फिर क्या होता है, तालाबों में, झीलों में इकट्ठा हो जाता है। फिर तालाबों झीलों में इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, तालाबों झीलों में इकट्ठा होने के बाद बाहर चलता है, बाहर के फिर नदियों द्वारा फिर महासागर में पहुँचता है। लेकिन इसके बीच में जो ये सारी प्रक्रिया है, यहाँ से महाद्वीपों की सतह से लेकर महासागर तक जाने की जो प्रक्रिया है, उसके बीच में भी जल का काफ़ी वाष्पीकरण होता है। सबसे पहले वनस्पतियों पर गिरने के बाद क्या हुआ, जल जमीन पर गिरा, जमीन पर गिरने के बाद कुछ जल तो नीचे सोख गया, मतलब भूमिगत वाटर चला गया अंदर की तरफ, और कुछ जल जो ऊपर था वो सूर्य की किरणों के द्वारा फिर से ऊष्मा पाकर फिर से गर्म हुआ और फिर ऊपर चला गया, वो भी वाष्पीकरण हो गया, मतलब मिट्टी से भी वाष्पीकरण हुआ। फिर उसके बाद जल मिट्टी से वाष्पीकरण होने के बाद बहता हुआ जल आया तालाब और झील में। झील और तालाबों में आने के बाद उसमें भी टिका पानी, फिर वो भी गर्म हुआ, और गर्म होने के बाद क्या हुआ, सूर्य की किरणों द्वारा गर्म होने के बाद फिर वो भी वाष्पीकरण हुआ। तो मतलब यहाँ से भी झीलों तालाबों से भी वाष्पीकृत हुआ। फिर झीलों तालाबों से वाष्पीकृत होने के बाद फिर बहता हुआ जल, झील तालाब फुल हो गए, फिर वो बहता हुआ जल कहाँ पहुँचा, नदियों में पहुँचा। अब नदियों में पहुँचा तो नदियों में पहुँचने के बाद बराबर तुरंत ही तो पहुँच नहीं जाएगा समुद्र में, जितनी देर में उस समुद्र का रास्ता तय करेगा उतनी देर में उस पर सूर्य की किरणें लगेंगी,
और जब सूर्य की किरणें लगेंगी तो पक्की बात है वो गर्म होगा और वाष्पीकृत होगा। तो इस प्रकार से नदियों का पानी क्या होता है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते वाष्पीकृत हो जाता है। फिर ये वाष्पीकृत हुआ पानी बराबर वायुमंडल में पहुँचता रहता है, ये काफ़ी नमी इकट्ठा करता रहता है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ पानी होता है फिर से महासागर में आ जाता है। मतलब देखा जाए यदि महासागर से एक सपोज दैट मान लेते हैं, यदि 100 लीटर पानी वाष्पीकृत हुआ, वाष्पीकृत होने के बाद सीधे आया और 100 का 100 लीटर यहाँ पर बारिश हो गई, तो जो बारिश होगी 100 का लीटर की वो 90 लीटर ही ज़मीन पर आएगी यहाँ तक, बाकी 10 लीटर देखा जाए तो बारिश में ही वाष्पीकृत हो सकता है। ठीक, बारिश में ही कुछ उसका जो 100 लीटर था उसका कुछ अंश बारिश में ही बरसात के समय ही वाष्पीकृत हो गया। फिर उसके बाद जो बचा हुआ अंश है वो वनस्पतियों पे गिरा, वनस्पतियों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कुछ अंश जो है वो वनस्पतियों के अंदर चला गया और बाकी कुछ वाष्पीकृत हो गया। फिर वनस्पतियों के बाद जो बचा हुआ अंश था वो कहाँ गिरा, मिट्टी पे गिरा। मिट्टी ने कुछ सोख लिया, ऑब्जर्व किया अपने में, और कुछ क्या किया, वो भी वाष्पीकरण हो गया वहाँ से। फिर उसके बाद बहता हुआ जल जो आया तो वो झीलों में इकट्ठा हुआ, झीलों और तालाबों में, वहाँ पर भी क्या हुआ, कुछ वाष्पीकृत हो गया। और फिर वो उसमें से बचा हुआ पानी जल बहता 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 नदी में आया, नदी में भी क्या हुआ, वहाँ से भी वाष्पीकृत हुआ। फिर उसके बाद नदी के द्वारा समुद्र में पहुँचा। तो इस प्रकार से इतना सारा जो प्रोसेस है वो एक जल चक्र के रूप में बन जाता है, और जो ऐसे बार बार चलता रहता है, जो बार बार एक ही स्थान पे मतलब एक ही तरह घूमता रहे उसे हम चक्र कहते हैं। तो जानते ही हो, जैसे ये क्या करता है, ऐसे चक्कर लगाता रहता है, ऐसे ऐसे पूरी तरह से घूमते 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 ऐसे चक्कर लगाता रहता है। मतलब यहाँ समुद्र में आया, फिर गर्म हुआ, फिर भाप बनी, फिर उठा, फिर संग्रहण हुआ, फिर बारिश हुई, फिर बारिश से वनस्पतियों द्वारा, वनस्पतियों से ज़मीन पे, ज़मीन से झीलों तालाबों में, तालाबों से नदियों में, नदियों से फिर महासागर में। इस प्रकार से ये रन ऑफ वाटर यहाँ से रन ऑफ वाटर करते हुए महासागरों में पहुँचता है, महासागरों से फिर से ये चक्र चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। लेकिन हाँ, देखा जाए तो क्या होता है, यहाँ से जितना पानी वाष्पीकृत होता है उतना पानी डायरेक्ट इसको यहाँ पर नहीं मिल पाता है, वो धीरे धीरे मिलता है। ये तो हो गई सब ऊपरी सतह की बात। लेकिन अब आती है नीचे की भूमिगत जल की। तो भूमिगत जल जो कि मिट्टी अपने आप में सोख लेती है, वो कहीं ले नहीं जाती है, वो भी जल ही रहता है। क्या होता है, ये जल सोखने के बाद नीचे अंडरग्राउंड वाटर के रूप में मतलब इकट्ठा हो जाता है। फिर वो क्या होता है, जिधर ढाल होती है उधर ये जल भी सरकता रहता है। जैसे पहाड़ी पर ये देखा जाए, यदि कोई किसान खेत में बोरवेल करवाए, मतलब बोरिंग करवाए, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है, काफ़ी नीचे तक खोदता है, तब वो गहराई तक फिर उसे पानी मिलता है। तो ये ऊंचा वाला पठार हो गया। लेकिन वहीं पर यदि तराई क्षेत्रों में देखा जाए, वहाँ पर यदि बोरवेल किया जाए तो यहाँ पर कुछ ही मीटरों में ही, कुछ ही फीट तक बोरवेल करने के बाद पानी मिल जाएगा। तो ये भूमिगत जल का कमाल है। क्या होता है, भूमिगत जल यहाँ से ढाल की तरफ बहता है और बहते बहते क्या होता है, फिर समुद्रों, नदियों और झीलों से होते हुए फिर से महासागर में पहुँच जाता है। तो ये हो गया जल चक्र। तो जल चक्र इस तरह से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और शायद आशा करते हैं समझ भी गए होंगे। पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना आज के ज़माने में आपकी मजबूरी है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा ही। देखा जाए पढ़ने के बिना काम चले तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ है। अगर आप पढ़ते हुए समाज में रह रहे हैं तो पढ़ने लिखने वाले नया समाज है आजकल, तो उसमें अगर रह रहे हैं तो क्या होगा, आपको आसपास के लोग ताना मार के पढ़ाएंगे। अगर आप बिल्कुल अनपढ़ इलाके में रह रहे हैं तो अनपढ़ लोग भी ताना मारेंगे, क्या कहेंगे, हैं फलाने का लड़का है, पढ़ाई लिखाई कर लिया, कुछ भी नहीं है, कोई जॉब नहीं मिली, कुछ भी काम नहीं मिला, फिर से घास छीलने चल दिया। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप पढ़े लिखे समाज के बीच में हैं तो पढ़ा लिखा समाज क्या कहेगा, अगर आप मन नहीं लगाते हैं, अरे वो लड़का पढ़ने तो जाता है लेकिन क्या करता है पता नहीं, कुछ पढ़ता मन नहीं लगाता है, हाँ फलाने का लड़का बेकार हो रहा है। तो ये सुनने से अच्छा है आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और बाकी जो प्रिपरेशन है थोड़ी बहुत हेल्प मिलती रहेगी वीडियोज़ से। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जो अच्छी सहायता करते हैं पढ़ने में। धन्यवाद।